नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, जीएसएम से हैं, जनता सरकार मोर्चा, और इन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। पूरा भारत जिस तरह से आज कर्जे के दलदल में डूबा हुआ है, तो उसको लेके भारतवासियों को उससे छुटकारा दिलाने के लिए जिस तरह से देवेंद्र बलहारा प्रयासरत हैं, उसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या इनकी मुहिम है और क्या प्रयास ये कर रहे हैं। बलहारा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्ते भाई जी। अच्छा बलहारा साहब, शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे जीएसएम के बारे में। जीएसएम मतलब ये कोई राजनीतिक संगठन है कि कोई राजनीतिक दल है कि खाली कोई एनजीओ है, क्या है? ना ही एनजीओ है, ना ही राजनीतिक दल है, ना ही राजनीतिक संगठन है, ना ही सामाजिक संगठन है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए तो ये कोई संगठन ही नहीं है। ये बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का एक प्रयोग है बेसिकली, जिसमें कोई प्रधान नहीं, कोई इसमें हेड नहीं और कोई डिफाइंड नेता नहीं। मतलब ग्रुप में हम सबको जैसे 10 लोग हैं तो हम फ्री हैं अपना नेतृत्व चुनने के लिए। कुदरती तरीके से नेतृत्व निकल के आएगा। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हो आप आगे आइए, आप बोलना चाहते हो आप आगे आइए, आप रिसर्च करना चाहते हो आप आगे आइए, आप क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो बस आप आगे आइए। ये थीम लेकर के चले हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि सोसाइटी में कोई ठेकेदार बन जाता है तो लोगों की उम्मीदें उस व्यक्ति के ऊपर आके टिक जाती हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोगों को लड़ना सिखाया जाए। बेसिकली लोगों को बताया जाए कि तुमको कैसे लड़ना है। लड़ाई क्योंकि तुम्हारी है तो कोई और आदमी तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़े। तुमने किसी को सैलरी पे थोड़ी रख लिया है कि तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ेगा आगे आकर के। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको समझा दिए 10 चीज़ें, 10 में से आपको जो लगता है कि आपकी लड़ाई उसमें है आप उसमें शामिल हो जाइए। और इस तरह से फिर एक तरह से प्रताड़ित लोग, बहुजन जिसे हम कहते हैं, जैसे शोषित वर्ग जिसे हम कहते हैं, कि वो एक साथ आए और अपने अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए समाज में अपनी लड़ाई लड़े। इस थीम के साथ शुरू किया गया एक कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा। अच्छा, बलहारा जी को जब हम देखते सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनने के बाद कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत है। वो हर चीज़ में षड्यंत्र देखते हैं। सड़क बन रही है तो षड्यंत्र है, बिजली एलईडी है लगाई जा रही है तो वो षड्यंत्र है, और हॉस्पिटल्स में षड्यंत्र है, पैसा तो षड्यंत्र है ही है। तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं डॉक्टर बलहारा, समझ में नहीं आती लोगों को। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं पैसे से। जो पैसे को आप कह रहे हैं कि जो बैंक के पास, जो हमें पैसा बैंक ने दिया हुआ है वो नकली है और हमारा पैसा बैंक के पास जो है वो असली है। वो इस तरह से समझाइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं बिल्कुल सरल भाषा में वो समझ सकें कि ये खेल क्या है। देखिए, इसमें एक सिंपल सा फंडा है। जैसे आपने कहा कि मुझे हर चीज़ में षड्यंत्र नज़र आता है। नहीं, मुझे षड्यंत्र नज़र नहीं आता है। असल में क्या है कि जैसे ये किताब ही है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो जो इस किताब के इस तरफ लोग होंगे उनको तो इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, बैक वाला, और जो इधर है मेरी तरफ उनको ये दिखाई दे रहा है। तो अब जो इधर वाले हैं वो इसी को सच मान बैठेंगे कि यही किताब है, और जो इधर वाले हैं वो इसको किताब मान बैठेंगे, और जो इधर वाले हैं वो इसको किताब मान बैठेंगे। इधर वाले इस सिरे को देख रहे हैं। यानी जो आदमी जहां खड़ा है उसे वो चीज़ वैसे नज़र आ रही है। मैं इसे खोल कर बता दूं तो किताब वो दिखाई दे जाएगी। क्यों हो, ये तो असल में जो किताब थी वो तो इसका मैटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं आपको एक दूसरा पहलू भी बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिधर से तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, तुमको जो मीडिया, अखबार, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जो आपको दिखा रहे हैं वो एक पहलू है। अब मैं आपको एक दूसरा पहलू भी दिखा रहा हूं कि ये भी इसी चीज़ का पहलू है। आप बताइए आपको उन कीमतों पर वो चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। बस मैं इतना सा कह रहा हूं, मैं कोई षड्यंत्र नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये अपने आप हुआ है, मैं कह रहा हूं ये योजनाबद्ध किया गया है। वो कह रहे हैं कि आदमी ज़्यादा हो गए हैं, मैं कह रहा हूं आदमी ज़्यादा नहीं हुए हैं। आदमी कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकते धरती के ऊपर, जनसंख्या वृद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, मैं कह रहा हूँ नहीं हुई। अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई होती तो अब की बार सर्दियों में कम सर्दी पड़नी चाहिए थी, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है।
अब एनजीटी की परमिशन चाहिए अगर हमको 2 पेड़ काटने हैं उसकी, लेकिन 2 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं आंध्रा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हसदेव के अंदर, झारखंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर तो कोई भी नहीं चल सकता है। मतलब यहाँ तक कि मतलब कावड़ियों के लिए अलग रास्ता बनाने के लिए कितने लाख पेड़ काटे जाएंगे, ये भी अखबारों में छपा यूपी के अंदर। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि ये एनजीटी का ऐसा दोगला कैरेक्टर क्यों है। देखो जो रुपया है ये असल में धन का एक वादा है। धन जो मेरे दादाजी हैं, फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी के टाइम पर तो सोने की मुद्राएं थी ना, उस वक्त तो मैं अगर 100 रुपये देता तो 100 रुपये के बराबर का सोना मिलता ना। मान लो मेरे दादाजी ने वो नोट मेरे पिताजी को दे दिया और वो नोट मुझे दे दिया, तो आज भी अगर 40 साल पुराना नोट मिले तो वो मेरे दादा ने जी ने कमाया हुआ है, तो उसके बदले का सोना है ना। लेकिन जब बैंक में जाऊंगा तो उसे 100 रुपये में जमा कर लेंगे और वापस मुझे जो 100 रुपये का नया नोट मिलेगा उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। मतलब एक बात समझ में आ रही है, पुराने नोट के बदले में सोना है, नए नोट के बदले में सोना नहीं है, जबकि पुराना नोट वापस लेकर ही नया नोट दिया गया है। अब आजकल तो ये बुलियन करेंसी है, फ्लोटिंग करेंसी है और फिएट करेंसी है, ऐसे करके वो अनर्थशास्त्री जो है वो आपको बहकाएंगे वो कि ना ऐसे छाप लेती है सरकार। तो हमारा कई बार सवाल रहता है कि कुछ नियम तो होगा ना। उन्होंने कहा भी सरकार ने फलाने सन के बाद 98 के बाद, 91 के बाद, कुछ भी एनी डेट कोई भी को, वो कह रहे हैं कि इतने तारीख के बाद आरबीआई ने सोना रखना बंद कर दिया, ठीक है, और नोट छापने शुरू कर दिए ऐसे बिना सोने के। अब मेरा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन ये है, क्या उनको वो गोल्ड बैकिंग बंद करने का अधिकार प्राप्त था? अधिकार प्राप्त हो तभी तो करेंगे ना। भारत के संविधान में या आरबीआई एक्ट में या कहीं पर भी कानूनन या सैद्धांतिक रूप से क्या उनको अधिकार था? यदि उनको अधिकार नहीं था तो उन्होंने किस नियम के तहत और किस कानून के तहत ये सब बंद किया? अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब मिलेगा कि हमारे पास वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मतलब एक तरह से यानी बैंक ने फ्रॉड किया। इसका मतलब है कि आपके पास सारी मुद्रा अवैध है। यदि आपके पास वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज ही नहीं है कि कौन सी मुद्रा को आप वैध कहते हैं, कौन सी मुद्रा को छापने का आपके पास क्या अधिकार है, तो फिर इसका मतलब तो आपने सारा कुछ जितना भी ये गेम खेला लो देश की जनता के साथ, ये फ्रॉड था। तो हम सिर्फ यही तो बता रहे हैं। अब चांदी का रुपया बैंक लेने से मना नहीं कर रहा है, ले रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। और लेगा भी तो कैसे देगा? जैसे अभी ये चांदी का रुपया है, ये 1928 का या ऐसे कुछ रुपया है, 18 का। अब ये चांदी का जो 1 रुपया बैंक में ले जाओगे ना, 1 रुपी इंडिया लिखा है इसके ऊपर, तो बैंक इसे 1 रुपये में लेता है। अच्छा, अब ये इसको भी 1 रुपये में लेता है और इस वाले जो ये नोट है इसको भी 1 रुपये में लेता है। ये असल में जब आप इसे लेकर जाते हो बैंक में तो भी 1 रुपये में जमा होता है। आप कागज उस वाला स्टील वाला लेकर जाओगे, लोहे वाला, वो भी 1 रुपये में लेता है, और ये चांदी वाला जाओगे तो भी 1 रुपये में लेता है। अब सिर्फ इस 3 ट्रांजैक्शन से ही देखो कितना बड़ा खेल होता है। इसको छापने में लगते हैं 3 रुपये और जो लोहे वाला रुपया है उसको छापने में लगते हैं लगभग 13 या 14 रुपये। लोहा लगा ना, उसकी कीमत है 13 या 14 रुपये। उसको छापने में, छपाई, लाना ढोना, उसमें टोटल कैलकुलेशन कर लिया। तो फिर वो सिक्का क्यों चलाया जाता है? 1 रुपये को चलाने के लिए 13-14 रुपये वाली धातु क्यों खराब की जाती है? और अगर इसको लेकर के जाते हो तो इसको बनाने में लगता है ऐसे 1000। यानी अभी जाओगे सुनार के पास तो आपको इसके बदले में ऐसे 1000 मिल जाएंगे, जबकि बैंक में 1 रुपये में ले रहा है। इसका मतलब जैसे ही बैंक ने ये लिया और वापस हमको ये दे दिया या डिजिट दे दी तो आपके साथ 1000 गुना की ठगी हो गई ना, होगी? और ये सरेआम हो रहा है आपके सामने। आप जाकर के बैंक से बोलो तो सही, इसकी कितने रुपए में लोगे? बोले 1 रुपये में। और यही चीज बाजार में 1000 रुपये में ले रहा है। तो बैंकिंग का इतना बड़ा फ्रॉड कॉमन सेंस सामने क्यों नहीं नजर आ रहा भाई आपको? और फिर दूसरी बात, क्या ये रुपया है? अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? यानी सिक्के वाला, कागज वाला, चांदी वाला, तीनों में फर्क क्या है? कि धातु का फर्क है। तो क्या धातु रुपया होती है कि नहीं होती है? तो फिर रुपया क्या होता है? रुपये का मानक क्या है? वो मानक है। मानक क्या है? गोल्ड है। तो रुपये में मौजूद सोने की मात्रा ही असल रुपया है। और वो कितनी है? वो 15 रुपये का 1 तोला सोना, ये है उसका स्टैंडर्ड है। तो 1 रुपये की जो कीमत बनती है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड बनती है। 770 मिलीग्राम गोल्ड जो 24 कैरेट का गोल्ड है, उसकी जो कीमत आज के टाइम पे बैंक नोट में लगभग 10,000 के बराबर होती है। यानी जब भी आप बैंक से कोई कर्जा लेते हो
जैसे ही आपने 1 रुपया लिया तो वो 10,000 रुपये छाप लेता है। यानी आपके साथ 10,000 गुना की ठगी हो रही है। देश के प्रत्येक नागरिक के साथ 10,000 गुना उसकी मेहनत लूटी जा रही है। तो ये देश समृद्ध कैसे होगा, कब होगा? ये रोजगार, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये डिप्रेशन, ये कभी जाएगा या नहीं जा पाएगा? देश तो देखिए समृद्ध हो रहा है। मैं कई पेट्रोल पंप्स पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं सरकार के कि हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है वर्ल्ड की। हाँ, आपकी तो आप बात कैसे कह सकते हैं कि देश जो है समृद्ध नहीं है? देश में आज से पहले 20 साल पहले ना इतनी किसी के पास गाड़ी होती थी, ना घोड़े होते थे, ना इतनी कोठिए मकान होते थे, कुछ नहीं होता था। इतना कहाँ रुपया था, इतना कहाँ पैसा था? चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कितना कहाँ रुपया था, कहाँ पैसा था। आपने एक सवाल ये पूछा है, और दूसरा आपने पूछा है इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं और इतनी सारी समृद्धि और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। देखिए, देश समृद्ध होता है जब उसके लोग समृद्ध होते हैं। लोगों की समृद्धि के बिना देश की समृद्धि की परिकल्पना एक बकवास है कोरी, उसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। देश में जैसे हम 10 लोग बैठे हैं, हम 10 लोगों के पास 10,000 रुपया है, तो हम सबके पास अगर 1,000 रुपया है, एक तो तरीका है ये कि ये परिवार समृद्ध है और इस परिवार में सबके पास 1,000 रुपया है और टोटल 10,000 रुपया है। और एक तरीका ये है कि सिर्फ आपके पास 10,000 रुपया हो और बाकी सब कंगले हों। तो अभी भी परिवार के पास तो 10,000 रुपया है, लेकिन वो जिसके पास है वो दबा के बैठा है, मैं दूंगा नहीं, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम चाहे भूखे मरो चाहे कुछ भी करो, तुमको ये रुपया नहीं दूंगा। तभी भी अभी भी पूरे परिवार के पास तो 10,000 रुपया ही है, लेकिन वो बाकी के तो सारे नंगड़ है ना, नो। तो असल क्या हो रहा है कि देश में सिर्फ 8-7 लोगों के पास 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आप तो सब कर्जे में बैठे हो। गांव पूरा का पूरा, देखो कमाल की बात क्या है, किसी गांव में चले जाओ, मैंने तो अपने गांव में रिसर्च किया और दूसरे गांव में करते हैं, प्रत्येक गांव का प्रत्येक किसान अपनी ज़मीन को गिरवी रखे बैठा है बैंकों में, और वो भी ऐसे रखे बैठा है कि 40 लाख कीमत है जिस ज़मीन की 1 एकड़ की, उसको 40,000 रुपये में, 50,000 या 1 लाख रुपए में बैंक में KCC बनवा रखा है। यानी 1 लाख रुपए में 40 लाख रुपए का सामान उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। इस लेवल पे तो कर्जदारी है। जितने मकानों की बात आप कह रहे हो, पहली बात यह है कि मैक्सिमम मकान कर्जे पर हैं इस वक्त, और इससे भी आगे चले जाओ, कर्जे की कहानी को भी मैं देख लूँगा। ये जो 3 ट्रिलियन इकॉनमी है ना, इस 3 ट्रिलियन के बदले में आता क्या है वो देख लो आप। अगर आज से 20 साल पहले मेरे गांव में एक ज़मीन का जो टुकड़ा है, 1 एकड़ का टुकड़ा, लगभग 30 एक साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए में, 1 से 2 लाख रुपए में आता था। मतलब नदी किनारे 1.5 लाख रुपया, और दूर चले जाओ तो 1 लाख रुपए का 1 एकड़ ज़मीन आती थी। अभी वो 50 लाख रुपए में आती है। ज़मीन उतनी ही है, अनाज उतना ही पैदा करती है, सब कुछ उतना ही पैदा करती है। तो अब 30 लाख और 50 लाख कैसे हो गया? देखो कमाल की बात यह है कि पहले उस ज़मीन को खरीदने के लिए मेरा 1 लाख रुपए कमाने वाली मेहनत लगती थी, और अब मुझे वो खरीदने के लिए 50 लाख की मेहनत लगानी पड़ेगी। तो यानी कि वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महंगा हो गया है। फिर रही बात मकानों की बात है, मकान सारे के सारे लोन पर हैं। तो बैंक ने यदि आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया है तो उससे 10,000 गुना नोट छाप करके अडानी को दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जितना आपके पास पैसा आता चला गया उसका 10,000 गुना अमीरों के पास आता चला गया, क्योंकि उतने नोट वो छाप लेते हैं और डोनेशन करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लांट करते रहते हैं। तीसरी बात जो आपने कही है कि पक्के मकान नहीं होते थे, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। वो ये ज़रूरी है कि आज से 4,000-5,000 साल पहले की सभ्यताएं पता चलती हैं कि 4500 साल की सभ्यता मिली हमको मोहनजोदाड़ो की, और ये हिंदू घाटी की सभ्यता, और इधर हमारी राखीगढ़ी में भी मिली। और वहाँ पता चला कि वहाँ पर पक्की ईंटों के मकान पाए जाते थे। इसका मतलब 5,000 साल पहले हमारे पुरखे पक्की ईंटें बनाना जानते थे। तो ऐसा क्या था कि उन्होंने पक्की ईंटों से वापस कच्चे झोंपड़ों में जाना तय किया, वापस जंगली खेती करनी तय की, कि वो चीज़ सरवाइव नहीं कर पाएगी। आज भी किसी अमीर को जब कोई मकान बनाता है और 500 गज में अगर मकान बना रहा है वो, या 1000 गज में, या किसी 1 एकड़ 2 एकड़ के ऐसे फार्म हाउस बनाता है, तो आपने देखा होगा कि वो अपना घर जो दुनिया को दिखाना है उसको सजाने के लिए पैसा खर्च करता है बहुत ज़्यादा, पर जो उसी मकान में पीस वाली जो जगह मिलेगी वो झोपड़ी की टाइप में मिलेगी, कोने में।
वो कच्ची मिट्टी की, और वहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, और वहाँ खुली हवा के लिए वो जगह रखा हुआ है। मतलब उन्होंने अमीरी की निशानी जो है वो कच्ची झोपड़ी रखी हुई है। ये कॉमन सेंस हमारा कब जागेगा इस बात को समझने के लिए? ये बड़ा कमाल की बात है कि पक्का मकान समृद्धि की निशानी नहीं है। पक्का मकान इस बात की निशानी है कि आपने कितने पहाड़ काट करके वो ईंट, सीमेंट, बजरी, तो कोलतार और रेत वो सब आया होगा आपके वहाँ उस मकान को बनाने के लिए। कितने ट्रक चले होंगे, कितना पोल्यूशन हुआ होगा, वो सब होकर के वो सारा पोल्यूशन आपके उस मकान में है एक्चुअली। और अब वो मकान इतना तपता है कि अब उस मकान में आप बैठ नहीं सकते जब तक आप परमानेंट पर्यावरण का नुकसान ना करो। उसके लिए एसी चाहिए। हाँ, पर्यावरण परमानेंट, मतलब जब तक आप उस मकान में रहोगे तब तक आप पर सेकंड पर्यावरण का नुकसान करोगे। वो एक समृद्धि की निशानी यदि आप इसे मानते हो। प्रकृति का विनाश करके किया गया कोई भी विकास में सही नहीं मानता इंसान के लिए। आप इसे मानते होंगे तो डॉक्टर बराहरा आप ये चाहते हैं कि दुनिया जितनी आगे निकल चुकी है, हम लोग गांवों से निकल के शहरों में आ गए और शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली, प्रोडक्शन बहुत चीज़ों का हो गया, हर चीज़ अवेलेबल है इजली हम लोगों को। अब आप चाहते हैं कि वापस जो है उसी तरह से लोग गांव में चले जाएं या गांव आधारित वो जो उस सिस्टम में चले जाएं। मैं वापस नहीं कह रहा हूँ। देखो भाई, मैं सही की बात कह रहा हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, ये देखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप शहर में रहो या गांव में रहो, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको शुद्ध हवा लेनी पड़ेगी। स्वस्थ रहने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रकृति में काम करना पड़ेगा, नंगे पैर रहना पड़ेगा, और बिना एसी के रहना पड़ेगा, और हवा मतलब आपके पसीना निकलना चाहिए। ये अगर आपके शहर में पॉसिबल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध हवा, ऑर्गेनिक खाना तो पॉसिबल लोग बनाते हैं, उसके लिए और जिम जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। और बंद कमरे में जिम जाना मतलब शरीर की मेहनत छोड़ करके और वो काम करना जिससे आपकी पूरी बॉडी स्टिफ रहती है। जिम गए हुए लोगों की कभी बुढ़ापा देखना, सारी बॉडी पेन करती है उनकी। और काम करे हुए लोगों का बुढ़ापा देखना कि एकदम मस्त रहता है, 90-90 साल तक फिट होकर के आखिरी सांस तक ऐसे मस्त जी के जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 45 साल में पैरालिसिस वाली ज़िंदगी चाहिए या डिप्रेशन वाली ज़िंदगी चाहिए या फिर एकदम हंसी ठट्ठा और मज़े वाली ज़िंदगी। आई डोंट केयर कि आप उसको पीछे जाना बोल रहे हो कि आगे जाना बोल रहे हो। मैं सही जाना की बात कर रहा हूँ। पीछे जाना तो मैं इसलिए कह रहा था कि आज भी लोग जब मान लो 10-20 साल 15 साल कोई गांव छोड़ के शहर में आया और यहाँ उसने देख लिया, परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए, वापस चलते हैं गाँव। लेकिन जब गाँव में जाते हैं तो उनको वही सुनने को मिलता है या उनको फीलिंग आती है कि लोग लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, उसका रीज़न ये था ना, सबसे पहली बात आपने क्या किया, क्यों थे? हाँ, नहीं, आपने जो किया ना, आपका पहला स्टेप ही गलत था, आपका और मेरा, सबका। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। जब मैं शहर में रहने वालों को पूछता हूँ तो शहर गया था गाँव को छोड़ करके कि गाँव में कुछ है नहीं, तो गाँव की मिट्टी मेरे को पोषण नहीं दे पा रही है, तो मुझे शहर चला जाना चाहिए। शहर में तो लोग काम के लिए गए शहर कि तो पढ़ाई के लिए नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अभी आप देखिए, थोड़ा सा इसी चीज़ को फिर से समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। एक स्कूल खुलता है, अगर शहर में खुले या गांव में, बराबर मेहनत लगेगी, बराबर जगह का इस्तेमाल होगा, बराबर टीचर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो मंत्रालय जो है, शिक्षा मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, शहर के स्कूल को सुविधा क्यों दे रही है और गाँव वाले को क्यों नहीं दे रही है? उतना ही लगेगा ना। और अगर वो व्यक्ति गांव से शिफ्ट होकर शहर आएगा तो उसे पूरी इकॉनमी को बदलना पड़ेगा और अपराध भी बढ़ेगा। ये भी देखिएगा, लोकल आदमी अपनी जो पैतृक जगह है वहाँ कभी अपराध नहीं करता है। इवन चोर भी अपने आसपास चोरी नहीं करता है, ये ना। तो अपराधी हमेशा दूसरी जगह ढूंढता है। इसका मतलब जैसे ही आप पलायन करवाओगे किसी को, मतलब अपराध बढ़ाने के लिए आप माहौल तैयार कर रहे हो अपराध बढ़ने के लिए। मुझे क्या दिक्कत होएगी अगर आपका माहौल ख़राब होएगा आपके गांव का, या किसी को भी क्या दिक्कत होगी? मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस तो ये देखना पड़ेगा कि भाई शहर में शिफ्ट होना समस्या का समाधान नहीं था। अब शिफ्ट हो गए हैं, अब देखो क्या यही ज़िंदगी जीने आए थे? मतलब सुबह से लेकर रात तक ऐसे कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके गले में नौकरी का पट्टा पड़ा हुआ है,
और उसमें आप ना तो परिवार को समय दे पा रहे हो, ना सेहत आपकी ठीक रह पा रही है, सेहत के लिए आप समय दे पा रहे हो शरीर को, ना ही आध्यात्मिक किसी काम के लिए दे पा रहे हो। तो ईएमआईज भरने में जा रहा है। और उससे बड़ी बात ये हो रही है कि 40-45 साल तक ईएमआईज भरते भरते आप इतने बीमार कर लेते हो खुद को कि अब उसको ठीक करने के लिए आपको फिर से ईएमआई लेनी पड़ती हैं, फिर आपको मेडिकल वो करना पड़ता है। तो जितनी कमाई है वो सारी की सारी कंपनियों को देना चालू करते हो 45-50 के बाद, और फिर एक दिन खाली होकर के बैठ जाते हो। मैं आपको वापसी कहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सही दिशा में जाने की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक आना था, बाय चांस आप रास्ते में सीधे निकल गए होते, अगली सड़क पे आगे चले गए होते, और किसी से पूछते कि भाई हमको वहाँ जाना है और बताइए वो कहाँ है, और वो कह देते कि भाई वो तो पीछे आपको यू टर्न करना पड़ेगा, गलत रास्ते आ गए आप, तो फिर क्या बोलोगे कि नहीं भाई अब तो आ गए हैं तो अब तो सीधे ही जाएंगे? ऐसे थोड़ी कहोगे, गलत आ गए तो जहाँ जाना है वापस जाना पड़ेगा। तो आप अगर गलत रास्ते, देखो आपने पढ़ाई ऐसी पढ़ाई अपने बच्चे को कि आपके बच्चे बेरोजगार होने लग गए, आपने ऐसी तरक्की की कि आप बीमार ज़्यादा होने लग गए, आपने इतनी फ्रीडम पूरे परिवार को दे दी कि बच्चे माँ बाप से बात करना भूल गए और घरों के अंदर रिश्ते टूटने शुरू हो गए, सामाजिक दूरियां बढ़ने लग गई, आदमी का आदमी से भरोसा उठ गया, चोरी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। सामाजिक दूरी से मुझे याद आया यानी जी, हाँ, गाँव समाज में पहले किसी को कोई दिक्कत अगर होती थी तो गांव समाज मिलके उसको समाधान कर देता था। हाँ। लेकिन अब आपसी में ये होगा कि किसी को भी परिवार में किसी कोई प्रॉब्लम में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो परिवार का आदमी ही साथ नहीं खड़ा हुआ है। कारण क्या है इसका? वो परिवार टूटा क्यों? इसी पे तो जानने की जरूरत है ना। मैं जो सही जाने की बात कर रहा हूँ, भाई हमारे पास तो रुपया है, हम तो सारी प्रॉब्लम रुपये से दूर कर लेंगे अपनी। हो नहीं रही ना, लेकिन कोई अगर हो रही होती तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी कभी अलग क्यों होते? अगर पैसे की प्रॉब्लम, अगर पैसा, वो तो पैसे की वजह से अलग हुए। नहीं, पैसे की वजह कम थोड़ी था ना, था कम थोड़ी ना था। बात तो ये है, यानी जो इतने नेता लोग ये इतने अपराध कर रहे हैं, इनके पास कमी है क्या किसी चीज़ की? अडानी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कमी है क्या किसी चीज़ की? सारे मीडिया हाउसेज खरीद लिए, सारे मंत्री खरीद लिए, सारे एमएलए खरीद लिए, सारी सरकारों को खरीद लिया, अभी भी नहीं भर रहा है उसको। अब उसको अभी गैस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, सोलर भी चाहिए, उसको रेलवे भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। मतलब वो भर नहीं रहा उसका, मतलब पैसा समाधान नहीं है, ये तो पता है उसको। और जो गाँव का आदमी है ना, उसको भी पता है ये। हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आज आपको बात समझ में आई तो एक बार बताना चालू कर दो कि जिधर जा रहे हो गलत है, इस रास्ते से तुमको वापस आना पड़ेगा। भले ही आप आज वापस नहीं आ रहे हो हमारे कहने से, लेकिन एक दिन आप आओगे, ये तय है। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि वो आओगे एक दिन। चलिए बलहारा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। अच्छा बताया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। इन मुद्दों पर आपको ज़रूर समझ में आया होगा कुछ बातें। बाकी कोई मुद्दा अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। हम अगली बार कोशिश करेंगे डॉक्टर देवेंद्र बलहारा से फिर से बात करने की और मुद्दों को समझने की और आपकी क्लैरिटी को पूरा करने की, आपके क्वेश्चंस को सही जवाब मिले उसकी हम कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।